हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो पॉलिटी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप लोग। वैसे तो सभी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, फिर भी ये टॉपिक स्पेसिफिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या फिर दल बदल विरोधी कानून। तो अभी हाल ही में जो हमने देखा था कि जो एमपी की सरकार गिर गई थी, क्यों? क्योंकि उसमें जो कांग्रेस के जो आपके मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी जो पार्टी है वो चेंज कर ली थी, अपना जो दल है वो बदल लिया था। मतलब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनके साथ जो एमपी की सरकार थी, कांग्रेस की थी पहले। तो कांग्रेस की मंत्री 22 मंत्री उन्होंने जो एक साथ जो है अपनी जो पार्टी छोड़ दी थी। तो ऐसा वहां पर दल बदल विरोधी कानून यानी कि जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू होता है या नहीं होता है, ये आप उसके बाद खुद जज कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा कि आखिर ये दल बदल विरोधी कानून ये आखिर है क्या। इसी तरह अगर आपने सुना होगा तो हरियाणा में एक मिनिस्टर थे 1967 में, उनका नाम था गया राम। तो उन्होंने क्या किया था कि एक ही दिन में 3 बार जो है अपना जो पार्टी है चेंज कर ली थी। तो तब के बाद से ये डिसीजन लिया गया कि ये सर हमें कोई कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो जहां उन्होंने देखेगी कि सत्ता आई है और जहां पर जो है अपनी सरकार मजबूत हो गई, तो सारे मंत्री उसी तरफ चले जाएंगे। और उसी टाइम से गया राम जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे आपके हरियाणा सरकार में, 1967 की बात है, तो उनका नाम था गया राम। तो उनके जो नाम के साथ ही ये जो कहावत है फेमस हो गई थी, आया राम गया राम, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में 3 बार जो है पार्टी चेंज की थी। तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून के बारे में हम आज मेनली पढ़ेंगे, और इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट का है मैक्सिमम। वो मंत्री परिषद का आकार यानी कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपका लोकसभा कितने सदस्य होते हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कितने मंत्रियों की जो सदस्यता, मतलब कितने जो मंत्री हैं आपके सदन में होते हैं, उसका क्या साइज होता है। तो ये चीज हमें आज मेनली पढ़नी है, तो ध्यान दें। और उससे पहले एक और चीज, आप लोगों के अलग अलग कमेंट आते हैं, तो आज उसका सबसे पहले निपटान कर देती हूँ मैं, कि कोई स्पेसिफिक वीडियो, बायोलॉजी की वीडियो, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री की, उनकी वीडियो हम कहाँ से देखें। आप कमेंट करते हो टॉपिक का नाम, और वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ। तो आपको बता दूं, जैसे ही आप दक्षता अकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, तो दक्षता अकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च करने के बाद हमारा दक्षता अकेडमी चैनल खुल जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलता है होम। तो होम पेज पर आपकी सब्सक्राइब का बटन होता है और बेल आइकन होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो होम का होता है। उसके बाद वीडियोस, तो वीडियोस में जो भी हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं, तो वो सारी जो लिस्ट आपको मिल जाती है। वीडियोस के बाद में जो सबसे मेन कॉलम है वो है आपका प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपके डिफरेंट फोल्डर्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो फोल्डर, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहला फोल्डर आपको मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का। और उस फोल्डर में आपको जो वीडियो देखनी है, जो हम पहले कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और थंबनेल पर, पिक्चर पर में जो मैं लगाती हूँ, उस पर चैप्टर भी लिखी हो, तो चैप्टर वाइज आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस की है। उसके बाद आपको जो स्टेट पॉलिटी, राज्य राज व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न आयोगों के बारे में बताया गया है, उसकी अलग से एक वीडियो है। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी जितनी भी है, उसके बारे में अलग वीडियो, अलग एक फोल्डर है प्लेलिस्ट में। इंडियन ज्योग्राफी का अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग फोल्डर है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी फोल्डर। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके सब्जेक्ट वाइज जो फोल्डर हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर पहले चेक कर लीजिए कि आपको जो टॉपिक देखना है वहां आपके अपलोड किया हुआ है या नहीं। प्लेलिस्ट के बाद आपका कॉलम है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जो भी मेरे को आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है कोई, तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ लिख कर या फिर वीडियो के माध्यम से। तो वहां पर आप चेक करते रहिए करें। कम्युनिटी के बाद आपका आता है एक स्टोरी। तो स्टोरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पर भी मैं कभी कभी पोस्ट कर देती हूँ कोई छोटी मोटी 1 मिनट की स्टोरी। स्टोरी के बाद आपका चैनल्स आता है, और लास्ट में आता है आपका अबाउट सेक्शन।
तो ये आपकी एक जो आप ऊपर देखेंगे दक्षता अकेडमी खोलेंगे तो दक्षता अकेडमी ऊपर आपको होम लिखेगा, फिर वीडियोस मिलेगा, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, स्टोरी, चैनल, उसके लास्ट में होता है अबाउट। तो अबाउट में चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और लास्ट ही आपको 3 लिंक मिलेंगे। आपको एक मिलेगा इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो यहाँ पर ये तीनों लिंक इसीलिए दिए गए कि अगर आप डायरेक्टली सर्च करके हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। यहाँ से लिंक आपका ओपन हो जाता है, वैसा ओपन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हो ही जाएगा। और अगर खुद से आप ट्विटर या इंस्टाग्राम किसी भी अकाउंट पर जाकर हमें सर्च करना चाहे, दक्षता अकेडमी सर्च करेंगे तो दक्षता अकेडमी का जो लोगो है वहाँ उसके साथ आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेनली ये चीज़ बताने का मेरा सिर्फ मोटो इतना सा है कि जो आप बार बार पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना लीजिए, तो प्लीज़ पहले 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए लगा लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए करें कि प्लेलिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर वीडियोस बनी हुई हैं और उन सब्जेक्ट फोल्डर्स में से किस टॉपिक पर आपकी वीडियोस अवेलेबल है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या फिर मंत्रिपरिषद का आकार या साइज ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम साइज देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का भी नहीं है। तो ये देख लेते हैं कि जो आपके मंत्रिपरिषद है, आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें जो मंत्रियों की संख्या है वो कितने होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हम जितने मर्जी मंत्रियों को ले आए सभी मंत्री बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसकी एक लिमिट तय कर दी गई है हमारे संविधान में कि सिर्फ इतने ही जो मंत्री हैं, इतने ही जो आपके मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए जो आपका प्रावधान है वो बताया गया है आर्टिकल 75(1)A में या फिर 75(1) क में। अगर 75(1) की बात करें तो 75(1) में क्या था, जल्दी से बताए कमेंट करके, 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको। 75(1) में क्या था, तो उसमें क्या था मैं बता देती हूँ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 75(1) में कि जो आपको प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही हमारे जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आर्टिकल 75(1) में ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो की जाती है ना। तो ये था आपका आर्टिकल 75(1) में। और अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 75(1) में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 75(1) में या फिर 75(1) क में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार वो कितना होगा। तो इनकी जो मंत्रियों की संख्या होगी वो होगी 15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स। मतलब जो आपके लोकसभा मेंबर कितने हैं पहले तो ये बताएं। तो लोकसभा मेंबर हमारे अगर देखें तो उसकी जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, 550। वो बात अलग है कि 550 अधिकतम है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो 543 है। तो इतने हमारे लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन संविधान में 550 हमारे लोकसभा सदस्यों की बात की गई है। तो इसका जो 15% हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे 15%, 15/100। तो अगर आप इसे काउंट कर ले तो आप कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स आपके आ जाएगी, ये कट कर लीजिए, हाँ, तो अप्रोक्स आ जाएगी 82.5, मतलब 83। तो 83 जो मंत्री आपके हो सकते हैं, 83 मंत्री से ज्यादा, 83 मिनिस्टर से ज्यादा आपके जो है मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ जो मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम जो कितने मंत्री जो है वो बन सकते हैं, वो बन सकते हैं 83 से एक भी मंत्री जो है आपका ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता, यानी कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकता। तो ये आपका है कि जो कितने मंत्री जो है आपके मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, वो है
15% ऑफ लोकसभा मेंबर्स, और वो कितनी है कि मैक्सिमम 83, कम बेशक 83 से कम जरूर हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। 83 हमारी कट ऑफ है कि इतने ही जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके जो है मंत्री या मिनिस्टर्स बन सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया पहला पार्ट हमारे वीडियो का कि मंत्रिपरिषद का आकार, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना होगा, जो बताया गया है आर्टिकल 75(1)(a) में। अब वीडियो का दूसरा पार्ट और जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आपका दल बदल विरोधी कानून या जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो दल बदल विरोधी कानून में सबसे पहले तो इसके बारे में बताया गया है, जो आपके दल बदल विरोध से संबंधित जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, वो किसके बारे, वो कहाँ बताए गए हैं, आर्टिकल 75(1)(b) यानी कि आर्टिकल 75(1) ख में बताया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 75(1)(b) में इसमें कहा गया है कि जो संसद का कोई भी सदन का जो संसद का कोई भी किसी भी सदन का सदस्य जिसे अनुसूची 10 जो आपका 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है किसी मंत्री के पद से क्या है इनएलिजिबल या अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है। तो ऐसा जो है सदन का कोई भी मंत्री या फिर जो आपकी राज्य विधायिका है, अगर राज्यों के स्तर पर बात करें तो उनके विधायिका का भी अगर कोई भी जो आपका मंत्री है, तो सदन के किसी भी मंत्री को अगर 10वें शेड्यूल में आपका क्या है 10th अनुसूची में क्या है आपका जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। पहले सिर्फ ये जान ले कि 75(1)(b) में यह कहा गया है कि उस मंत्री को जिसे 10वीं अनुसूची या 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मंत्री पद से जो है इनएलिजिबल या अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो उसे जो है अपने पद से जो हटा हुआ मान लिया जाएगा, यानी कि वो उसे अपने पद से हटना होगा और वो तब तक जो है मंत्री पद पर मंत्री या मिनिस्टर्स के तौर पर नहीं आ सकता जब तक वो अगला जो चुनाव होगा, जब वो आपका दोबारा से मंत्री पद पर दोबारा से अगर सदन में आता है तो ठीक है, वरना उसे अगर एक बार जो है 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है मंत्री पद से मिनिस्टर बनने रहने के लिए, तो उसे हटा हुआ मंत्री पद से हटाया हुआ माना जाएगा। मतलब अब वो मंत्री नहीं रहेगा और वो तब तक मंत्री के पद पर आसीन नहीं हो सकता जब उसका जो कार्यकाल है वो एक बार समाप्त हो जाए और दोबारा से अगर चुनाव होंगे तो वो मंत्री बनकर आ सकता है, लेकिन तब तक जो है वो मंत्री का जो मंत्री पद पर नहीं हो सकता, यानी कि जो है उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बताया गया है 75(1)(b) में। तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है आपकी 10th शेड्यूल या 10वीं अनुसूची। और जब हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, कौन सा चैप्टर याद नहीं है, तो 10वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कि जो 10वीं अनुसूची है, सबसे पहले तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या जो मूल संविधान उसमें शामिल नहीं था, इसे बाद में जो है शामिल किया गया है। और इसे शामिल किया गया है कब, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब ऐड किया गया 1985 में। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में जो है इसे शामिल किया गया है और इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मंत्री जहां पलड़ा भारी हुआ, जहां की सरकार मजबूत हुई और उन्हें लगा कि वहां हमारा फायदा दिखता है, तो हम वो क्या करते थे, अपना जो है पार्टी को ही चेंज कर लेते थे। तो उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपकी 10वीं अनुसूची है जो ऐड वो है की गई है। और इसी के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल 75(1)(d) है, इसे भी इसीलिए ही शामिल किया गया है बाद में कि ताकि जो एंटी डिफ्लेक्शन है, दल बदल की जो प्रवृत्ति है, इसे रोका जा सके, ताकि एक स्टेबल जो गवर्नमेंट हमारी कंटिन्यूअस बनी रहे और उसमें जो मंत्री है इधर उधर ही भागते ना रहे। तो 10th शेड्यूल में जो है ऐड की गई 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, इसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो है अगर कोई मंत्री दल अपना बदलेगा तो उसकी जो है मंत्री पद से वो पहले तो हटा दिया जाएगा, लेकिन कैसे हटाया जाएगा, कितनी संख्या पर, अगर एक साथ जो है कई मंत्री किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो ऐसा भी प्रोविजंस किया गया है कि उनकी चाहे वो दल बदल लेते हैं, पार्टी को चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी फिर भी सदस्यता जो है समाप्त
नहीं होगी, लेकिन वो कब होगा, तो उसके लिए एक लिमिट सेट की गई है जिसे हमें समझना है। तो पहले जब आपका जो ये दल बदल विरोधी जो कानून बनाए जाने लगे, तो सबसे पहले जो आपकी शामिल किया गया था कि जब आपका 10वीं अनुसूची आई शुरुआत में, उसमें यह शामिल किया गया कि जब आपके 1/3 सदस्य किसी भी सदन से, अगर जो 1/3 सदस्य यानी कि जो 1/3 जो मिनिस्टर्स हैं एक साथ किसी एक दल से अपनी सदस्यता को छोड़ देते हैं, तो और दूसरी जो पार्टी है उसे ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन पर जो है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून जो है वो एक तरह से लागू नहीं होगा। मतलब उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी और वो मंत्री के पद पर, चाहे वो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके केंद्र के स्तर पर, और किसी राज्य में जो है आपका एमएलए है, तो एमएलए के तौर पर निर्वाचित होकर आए हैं, या फिर जो आपके एमपी है आपके केंद्र स्तर पर, तो उनके जो एमपी का पद है केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी अगर किसी एक पार्टी से एक साथ 1/3 सदस्य हैं किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन यह जो प्रोविजन था ये स्टार्टिंग में था जब आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यानी कि 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। लेकिन अगर ये जो देखिए प्रोविजन, तो 1/3 सदस्य, तो ये बहुत छोटी सी बात हो गई। मतलब अगर किसी राज्य में बहुत कम जो है आपके विधायक सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनके अगर 1/3 सदस्य को देखें तो 7-8 की बात होती है, 7-8 जो सदस्य निकले और 7-8 सदस्य एक साथ किसी पार्टी को छोड़े, तो ये बहुत छोटी बात है, तो छोड़ सकते हैं। और अगर एक साथ पार्टी को छोड़ेंगे तो उनको तो कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि उनकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं होगी। तो इसको और स्ट्रांगली तरीके से लागू करने के लिए कि जो मंत्रियों की प्रवृत्ति को रोका जा सके, दल बदल की जो प्रवृत्ति है, इसके लिए जो है 1/3 जो सदस्य थे इसको अमेंडमेंट किया गया, इसको सुधार किया गया। और इसे कब सुधार किया गया, आपके बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 जो संविधान संशोधन था, और वो जोड़ा गया आपका 2003 में। तो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके माध्यम से ये कहा गया कि नहीं, अब से क्या होगा, अगर 2/3 सदस्य, यानी कि इस प्रवृत्ति को चेंज किया गया और कहा गया कि अगर 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी पार्टी को चेंज करते हैं, मतलब एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे अगर 2/3 सदस्य, तभी उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी। अगर इससे कम संख्या में किसी एक पार्टी से जो सदस्य है, वो एक भी सदस्य हो सकता है, 2 भी, 10 भी, मतलब अगर जो उनकी कुल सदस्यता है जो लोकसभा सदन है उनके, या फिर राज्यसभा से, या फिर अगर हम राज्य स्तर पर, तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि ये जो प्रावधान है केवल जो सेंट्रल लेवल है, केंद्र सरकार पर लागू होगा, ये आपके राज्य स्तर पर भी लागू होगा, राज्य विधायिका पर भी लागू होता है। तो इसमें क्या है कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से जो है, उनके कोई भी पार्टी है आपकी, उसके 2/3 सदस्य अगर एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जो है आपके मंत्री बने रहेंगे, एमएलए बने रहेंगे राज्य स्तर पर, एमपी बने रहेंगे आपके केंद्र स्तर पर। लेकिन अगर इस सदस्य संख्या से अगर कम संख्या में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाएंगे, तो उनका जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा, और अब जो है दोबारा से वो तभी एमएलए या जो एमपी है उस पर आ सकते हैं, उस पद पर, अगर वो दोबारा से, जब उनका कार्यकाल एक बार समाप्त हो जाता है और दोबारा से वो मंत्री पद पर चुने जाते हैं, मतलब एमएलए के तौर पर या फिर केंद्र में एमपी के तौर पर, तभी वो दोबारा से मंत्री पद पर आ सकते हैं, वरना उन पर दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू होगा कि उन्होंने अपना जो है पार्टी चेंज की है। तो ये था कि जो आर्टिकल 75(1)(b) में आपके दल बदल के बारे में बताई गई है कि दल बदल विरोधी कानून है क्या। तो याद रखना है कि इसमें कहा गया है कि जो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वो प्रावधान जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका किसी जो मंत्री को पर अयोग्यता जो साबित होती है, और वो किसके अकॉर्डिंग साबित होगी, अब 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2003 में आया, जिसके अकॉर्डिंग 2/3 सदस्यता की एक कट ऑफ रखी गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो वीडियो के बाद में कमेंट करके जरूर पूछ लें।
और एक और चीज, अब हम देखते हैं कि पार्टी जो दल बदल करते हैं उन पर जो दल बदल विरोधी जो कानून है आखिर कब लागू होता है। तो एक तो प्रावधान हमने जो मेन चीज पढ़ लिया कि एक जो आपके सदस्य है किसी एक पार्टी से अगर दूसरी पार्टी में अगर वो चाहेंगे 2-3 सदस्य की अगर उनकी संख्या उनसे कम है तो उन पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। दूसरी चीज अगर हम देखें कि अगर जो आपके ऐसे पार्टी से जैसे कि आपके निर्दलीय जो लोग हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय आपका कोई अगर एमएलए है एमपी है वो अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस पर भी आपका दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर किसी जो पार्टी है आपकी सत्ताधारी पार्टी है या फिर इसके विपक्ष की पार्टी है उसमें आपके सदन में अगर वोटिंग हुई है और वोटिंग के अगेंस्ट अगर कोई सदस्य अपने पार्टी के विरुद्ध अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर जो है वोटिंग करेगा तो भी उस पर जो है दल बदल विरोध कानून लागू होगा, उसकी सदस्यता उसके अकॉर्डिंग समाप्त की जाएगी। उसके बाद इसके अलावा कैसे अगर जो सदस्य है अगर वो वोटिंग हो रही है उसकी पार्टी को भी उसमें जो पार्टिसिपेट तो करना ही है और अगर वो सदस्य उस वोटिंग से अपने आप को अलग रख लेता है कि मैं जो है इसमें फेवर नहीं करूंगा और मैं वोट ही नहीं करूंगा तब भी उस पर लागू होता है दल बदल विरोधी कानून। इसके अलावा जो आपके जो सदन में सदस्य मनोनीत होकर आकर आते हैं जो आपके नॉमिनेटेड होकर जो सदस्य बनते हैं आपके सदन के तो 6 महीने की अवधि के बाद अगर वो किसी दल को ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को तो उन पर भी यह जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है वो लागू होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर आपका दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू होता है। अब हम मेन चीज देखेंगे कि जो अगर ठीक है किसी जो सदस्य पर सदन के सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो गया लेकिन जो उसकी मेंबरशिप है उस सदन की उस जो है लोकसभा की राज्यसभा की या फिर राज्य स्तर पर किसी राज्य विधायिका की तो उसकी जो मेंबरशिप है जो मंत्री जो किसी भी सदन के हैं आपके एमएलए हैं या फिर जो एमपी हैं तो जो उनकी मंत्री पद का जो त्याग है वो किसके द्वारा कहा हुआ एक ऑथोराइज्ड होगा। तो लास्ट में जो ये बताया जाता है वो किसके द्वारा बताया जाता है। तो अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें तो केंद्र में जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर होते हैं राज्यसभा में आपके कौन है लोकसभा चेयरमैन होते हैं तो इनका जो इनके द्वारा अंत में जो है उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है या फिर राज्यसभा की सदस्यता है उनकी अयोग्यता को जो घोषित करने का जो मेन जिसके पास अथॉरिटी है वो इनके पास होती है। किसके पास होती है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू करने की जो मेन अथॉरिटी है वो किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा स्पीकर के पास या फिर जो आपकी राज्य विधायिका है उनके अध्यक्ष के पास। तो इनके द्वारा जो है किसी सदस्य की अयोग्यता को जो साबित करने की मेन अथॉरिटी होती है और किन बिहाफ पर वो उनकी जो अयोग्यता घोषित करते हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा था दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में। अब अगर हम देखें कि आगे इस चीज में हमें क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में कुछ करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि किसी व्यक्ति अगर कोई पार्टी चेंज कर लेता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो कि इतना आसान प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, मतलब कि एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने बोला तो ठीक है उनको जो मंत्री पद से हटा दिया गया, कहीं ना कहीं ये ठीक भी है लेकिन आप इसमें थोड़ा सा सुधार ये कर सकते हैं कि इसको एक जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं रखा जाना बहुत सही है, जो भी आगे चलेगा कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन आपके इनके निर्णय का भी ये होना चाहिए। और साथ ही जो चुनाव आयुक्त है आपके जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भागीदारी भी इनमें होनी चाहिए कि अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उनकी भागीदारी भी इनमें होनी चाहिए आपके इलेक्शन कमीशन की, उनको भी ये मैटर है वो देखना चाहिए। अगर हम अन्य देशों की बात करें, अन्य लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो कई देशों में जो है आपका ये जो कानून है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लागू नहीं होता, जैसे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो उनमें ये कानून लागू नहीं होता। उनमें अगर जो सदस्य है आपके अपने पार्टी के विरुद्ध अगर जो है वोटिंग करते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो खारिज नहीं होती, यानी कि उन पर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ नहीं लगता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो मेनली बेस था एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून को।
तो आई होप आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जिन्हें लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ये टॉपिक जो है वो देखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।